दिसंबर का महीना आते ही एक अलग खुशी का माहौल होता है ना। लाइक ठंड का महीना, क्रिसमस की वाइब्स। पर सोचो, अगर मैं आपको बताऊं कि क्रिसमस की एक डार्क साइड भी है तो। क्रिसमस का दिन और एक लविंग फैमिली का घर और एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट दृष्टि कपूर एंड स्वागत है आपका न्यूरो ग्लिच पर। तो आज है क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। एंड आज का जो केस है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये हुआ क्रिसमस पर ही था और अभी तक ये केस अनसॉल्व्ड है। आज का केस है जॉन बेनेट रैमजी का केस। जॉन बेनेट पेट्रिशिया रैमजी का जन्म 6 अगस्त 1990 जॉर्जिया में हुआ था। वो घर की छोटी बेटी थी और उसका एक बड़ा भाई था। उसके फादर जॉन रैमजी एक बिजनेसमैन थे और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रेसिडेंट भी थे। इनकी पूरी फैमिली बोल्डर शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर पैट्सी अपनी बेटी जॉन बेनेट को बहुत सारे चाइल्ड ब्यूटी पेजेंट्स में शामिल करती हैं, जहां उसने अमेरिकाज रॉयल मिस, लिटिल मिस शार्लेवॉय और नेशनल टाइनी मिस ब्यूटी जैसे टाइटल जीते थे। जॉन बेनेट रैमजी को बचपन से ही बहुत फेम मिल रहा था। उसकी एज देखी जाए तो वो सिर्फ 6 साल की थी और 6 साल में इतने सारे टाइटल्स जीतना बहुत बड़ी बात थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी इतना बड़ा मोड़ लेगी। 26 दिसंबर 1996 क्रिसमस के अगले दिन जब पैट्सी सुबह उठकर किचन में जाती है, तब वो किचन की सीढ़ियों पर एक नोट पाती है। पर वो कोई ऐसा वैसा नोट नहीं था, वो एक रैंसम नोट था, जिस पर लिखा था कि अगर आपको जॉन बेनेट रैमजी वापस चाहिए तो कुछ $1,18,000 देने होंगे। पर सोचने वाली बात ये थी कि ये जो अमाउंट था ये बहुत ही पर्टिकुलर था। लाइक $1,18,000 ही क्यों? तो जॉन बताते हैं कि उनका जो क्रिसमस बोनस उन्हें मिला था वो सेम नंबर था, यही $1,18,000। तो इससे उन्हें ये तो पता चला कि कोई अपना ही है, जिससे ये इन्फॉर्मेशन है कि जॉन को कितना बोनस मिला था। जॉन ने पुलिस को कॉल करा और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अब इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? कोई ऐसा जिसको जॉन के इस क्रिसमस बोनस के बारे में पता हो। तो वो उसके कोवर्कर्स हो सकते हैं, या तो फैमिली रिलेटिव्स ये हो सकते हैं। साथ ही में ये भी देखा गया कि वो जो रैंसम नोट था वो बहुत ही अजीब था। लाइक वो ऐसा लग नहीं रहा था कि यार उसे वहां पे लिखा जा सकता है। पहली बात तो पुलिस ने ये देखा कि एक रैंसम नोट, वो भी 2-3 पेज का होना बहुत अनयूजुअल है। इतना बड़ा रैंसम नोट कोई नहीं लिखता, और अगर वो क्राइम सीन पर है तो वो इतना बड़ा रैंसम नोट लिखने का उसके पास टाइम नहीं होगा। और दूसरी बात, पुलिस को ये लग रहा था कि ये शायद स्टेज्ड है, लाइक किसी ने वहां पे रखा है जानबूझकर भटकाने के लिए, क्योंकि उस नोट पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं, सिर्फ पैट्सी के थे जो उसकी माँ थी, और बाकी जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनके थे, और किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले ही नहीं उस पर से। एक और बात पुलिस को समझ नहीं आ रही थी कि एक तो रैंसम नोट मिला था और एक ड्राफ्ट नोट मिला था। ये दोनों ही नोट रैमजी के घर के जो पेन और नोटपैड थे उन्हीं से लिखा गया था। पर किसी भी, अगर कोई किडनैपर है और कोई घर में घुसा भी है, तो वो इतना टाइम लेके इतना बड़ा नोट वहां पे बैठ के कैसे लिख सकता है? तो इसलिए उनका ज्यादातर शक उनके घर के मेंबर्स पर ही जा रहा था। सीबीआई का मानना देखें तो वो पैट्सी पे शक कर रहे थे कि उसने ये नोट लिखा है, पर कोई भी डेफिनेट एविडेंस नहीं था जो ये प्रूफ करता है कि शायद उसी ने ही लिखा हो। एंड इवन फॉरेंसिक वालों का भी यही मानना था कि उन्होंने कभी इतना अनयूजुअल रैंसम नोट देखा ही नहीं था, और वो कहते हैं कि ये जो काम है, ये जो नोट लिखा गया है, ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है। पर ये सारा शक पैट्सी से तब हट जाता है जब फेडरल कोर्ट ये रूल करते हैं कि ये जो नोट है ये पैट्सी ने नहीं लिखा, और वो ये बात कुछ 6 हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के एनालिसिस पे करते हैं। पर अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो जीरो पर थी,
क्योंकि समझ नहीं आ रहा था ये किया किसने है। क्योंकि जिस रात जॉन बेनेट गायब हुई, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही मौजूद थे उस घर में। एंड इवन उस नोट में लिखा हुआ था कि पुलिस और फैमिली मेंबर्स को मत बताना। बट स्टिल पैट्सी कुछ अप्रोक्स 6 बजे पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है इस बारे में। पुलिस भी जब उनके घर पर आई और उन्होंने सर्च करा तो उन्हें कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला कि घर में कोई जबरदस्ती घुसा हो। इस समय तक अपनी बेटी को किडनैपर से छुड़वाने के लिए जॉन जो वो रैंसम मनी उन्होंने मांगी थी वो तैयार करने लग जाते हैं। एंड फॉरेंसिक भी आके जो जॉन बेनेट का रूम था उस पर बैरियर्स लगा देती है, उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि कोई भी एविडेंस कंटेमिनेट ना हो। बट उनसे एक जगह प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पूरे घर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, वो सिर्फ जॉन बेनेट के रूम को करते हैं। बाकी सारे एरियाज में जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो आ जाते हैं। तो शायद इस वजह से भी जो एविडेंस थे वो कंटेमिनेट हो गए और सही से एविडेंस नहीं मिल पाए। जॉन और अब सारे डिटेक्टिव्स मिलकर अब उस किडनैपर का वेट कर रहे होते हैं कि वो कभी भी कॉल करेगा और उनकी बेटी को छोड़ने की बात करेगा। पर उन्हें वो कॉल कभी आता ही नहीं। वेट करते करते दोपहर के 1 बज जाते हैं। तो डिटेक्टिव जॉन को और उसके एक फैमिली फ्रेंड को ये कहते हैं कि तुम सर्च करना स्टार्ट कर दो घर को, कि कोई शायद एविडेंस मिल जाए या कुछ हमसे छूट गया हो तो वो मिल जाए। तो जॉन और उसका फैमिली फ्रेंड सर्च करना स्टार्ट करते हैं पूरे घर में, और वो स्टार्ट करते हैं अपने बेसमेंट से। बेसमेंट में एक डोर होता है और सब उसे इग्नोर कर रहे होते हैं ये सोच के कि उसके अंदर होगा ही क्या। पर इस समय जॉन उस डोर को खोलते हैं और उसके अंदर से जॉन बेनेट रैमजी की बॉडी मिलती है। जॉन बेनेट के हाथों और गर्दन को नायलॉन के कॉर्ड से बांधा होता है, उसके मुंह पर टेप लगी होती है और उसके टॉर्सो पर एक वाइट कपड़ा डाला होता है। जैसे ही जॉन अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे उसको उठाते हैं और बेसमेंट से ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो शायद एविडेंस मिल पाते और शायद जो केस सॉल्व हो पाता वो कंटामिनेट हो जाते हैं। ऑटोप्सी में पता चलता है कि जॉन बेनेट की डेथ गला दबाने और स्कल फ्रैक्चर की वजह से हुई थी। जॉन बेनेट की डेथ को होमिसाइड रूल कर दिया जाता है। बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत ही कंफ्यूज कर रही थी इस केस को। जैसे एक इंस्टेंस लेते हैं, ऑटोप्सी में पता चलता है कि जॉन बेनेट ने मरने से पहले पाइनएप्पल खाया था। पर जब पैट्सी और जॉन से पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी को पाइनएप्पल खिलाया था या शायद उनकी बेटी ने खाया हो, तो वो मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें कुछ भी ऐसा याद नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी को पाइनएप्पल दिया था। पर जो फोटोग्राफ्स मिलती हैं उनके घर से, उन फोटोग्राफ्स में उन्हें दिखता है कि एक बोल रखा हुआ है टेबल पर जिसमें पाइनएप्पल है। तो उनका मना करना याद नहीं है, ये सारी चीजें सेंस नहीं बना रही थी। एंड ऊपर से उस बॉल पर से पैट्सी के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी थी ना इनके बयानों में, ये पूरे केस को कंफ्यूज कर रही थी। ये केस शायद इतना कॉम्प्लिकेट होता ही नहीं स्टार्टिंग से, और शायद ये सॉल्व भी हो जाता। पर इन्वेस्टिगेटर्स की गलतियों की वजह से, जैसे कि एविडेंस का कंटामिनेशन होने देना, फैमिली के साथ एविडेंस शेयर करना, इंटरव्यूज ना करना, उसमें देरी करना, ऐसी चीजें इसे कॉम्प्लिकेट करती रहीं और इस वजह से शायद ये केस सॉल्व भी नहीं हो पाया। ये केस एक पहेली बन गया था। किसी को समझ आ ही नहीं रहा था कि जॉन बेनेट के साथ किसने किया ये सब। जो इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने बताया था कि जॉन बेनेट की बॉडी से कॉर्ड मिली थी जिससे उसका गला दबाया गया था, और साथ ही में एक पेंट ब्रश का भी यूज किया गया था। उन दोनों पर किसी आदमी के डीएनए सैंपल्स मिले थे, जो पहले बोल्डर के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मेंशन नहीं करा था। इस टेस्ट में 6 अलग अलग डीएनए सैंपल्स अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स के पाए गए थे। इस पर भी बहुत लोगों ने अपनी राय दी थी, जैसे फॉर्मर एफबीआई प्रोफाइलर, उन्होंने कहा था कि ये जो डीएनए मिला है ये शायद मर्डरर का होगा, वरना डीएनए जॉन बेनेट के कपड़ों पे अलग अलग जगह पे कैसे मिल सकता है।
पर एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने यह भी कहा था कि किसी स्ट्रेंजर का कपड़ों पर डीएनए आ सकता है, इसमें कोई सस्पिशियस होने वाली बात नहीं है। वो कैसे भी आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी स्ट्रेंजर ने ही जॉन बेनेट का मर्डर करा हो। ये केस जितना सुनने में बहुत सिंपल लग रहा था, उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड था। जो इन्वेस्टिगेटर्स इस पे काम कर रहे थे वो बताते हैं कि कैसे उनके व्यूज सुने ही नहीं जा रहे थे और केस को बस खत्म करने के लिए रश किया जा रहा था। इसके बाद भी जो आने वाले साल रहे हैं 2016 तक, बहुत सारे ऑफिसर्स आए, इन्वेस्टिगेटर्स आए, उन्होंने केस को रीओपन करा और फिर से समझने की कोशिश करी, पर कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं मिल रहा था कि सही में कौन था गुनहगार। अब बात करते हैं थ्योरीज की। इस केस में दो थ्योरीज ली जाती हैं, या तो एक फैमिली मेंबर्स ने करा है और या तो कोई बाहर वाले ने। फैमिली मेंबर्स की थ्योरी में ये देखा जाता है कि पुलिस शक पहले जॉन और पैट्सी पर ही करते हैं, क्योंकि जैसे बहुत सारे केसेस रहे हैं जिसमें किसी बच्चे का होमिसाइड केस होता है, तो उसमें या तो केयर गिवर ही मर्डरर होता है या तो पेरेंट्स। तो इसलिए उनका इनिशियल जो भी सस्पिशन था वो उनके पेरेंट्स पे जाता है। एंड जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर भी रही होती है तो उनके घर में कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला था कि कोई जबरदस्ती घुसा हो। और ऊपर से वो जो रैंसम नोट मिला भी था वो बहुत ही ज्यादा स्टेज लग रहा था, कि जैसे बस वहां पे पूरी इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए छोड़ा गया हो। एंड जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही अनकोऑपरेटिव थे। लाइक उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो वो क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे थे, वो क्यों नहीं बता रहे थे, कॉर्पोरेट क्यों नहीं कर रहे थे इन्वेस्टिगेटर्स के साथ। इस चीज पर भी शक किया जाता है। पर जो उसके पेरेंट्स थे वो बताते हैं कि वो इसलिए कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस उन्हीं पे शक करने लग जाएगी और जो असली गुनहगार है उसको नहीं पकड़ेगी। जो इस केस के डिटेक्टिव थे उन्होंने एविडेंस को देखकर ये कंक्लूड किया था कि ये क्राइम किसी बाहर वाले ने करा है, क्योंकि 25 दिसंबर को जब जॉन बेनेट को मारा गया था तब दो विंडोज थे जो क्रिसमस लाइट्स के इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स के लिए थोड़ा खुले हुए थे। एक बेसमेंट की विंडो थी वो टूट रखी थी और एक डोर था जो अनलॉक्ड था। तो इससे ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है किसी बाहर वाले का अंदर आना और ये जॉन बेनेट के साथ ऐसा करना। आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया है कि उस रात को, उस क्रिसमस की रात को असलियत में क्या हुआ था, कौन था इसके पीछे, किसी को भी नहीं पता। बस बहुत सारी थ्योरीज आगे आती गई, जैसे जैसे साल बीतते चले गए, बहुत सारे स्पेकुलेशंस करे गए, बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे लिस्ट में, पर कोई भी एक असली जिसने जुर्म करा था उसको कभी पकड़ा नहीं गया। कुछ 27 इयर्स बीत चुके हैं इस केस को होकर, बट आज तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिल पाया जो डायरेक्टली पॉइंट करता है कि किसने ये जुर्म करा था। जॉन बेनेट रैमजी को कभी भी जस्टिस नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, यही था जॉन बेनेट रैमजी का केस जो आज तक अनसॉल्व्ड है। कोई सोच भी नहीं सकता कि कैसे क्रिसमस का दिन जो सबके लिए इतनी खुशियां लाता है वो जॉन बेनेट के लिए एक नाइटमेयर बन के आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे और क्राइम केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक और नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड वंस अगेन मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। धन्यवाद।